वेलकम क्लास, वेलकम टू यूनिफाइड एकेडमी। आज यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे CRO। और CRO से आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही, CRO लिखने के लिए आएगा ही, मतलब 90% चांस है कि CRO से क्वेश्चन आएगा। तो ये टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा हम लोग CRO कर लेंगे तो हम लोग का कुछ मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं CRO क्या है। तो जो व्हाट इज़ CRO, तो ये जस्ट एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग कोई भी सिग्नल देते हैं तो उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। यानी CRO पे हम लोग देखते हैं कि वो सिग्नल कैसा है, स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, कैसा वेव फॉर्म है, उसका शेप, उसका सब चीज़ उसका उस पर देखते हैं। ठीक है। और कैथोड रे, CRO का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ये कैसा रे है? कैथोड रे है, ऑसिलोस्कोप। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं डिस्प्ले के लिए, देखने के लिए यूज़ करते हैं, मेज़रमेंट के लिए। हम लोग आगे देखेंगे कि मेज़रमेंट करेंगे उससे, और एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेवफॉर्म। ठीक है, ये मेनली CRO का जो हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्प्ले, मेजरमेंट एंड एनालिसिस, ये तीन के लिए करते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन वेव फॉर्म व्हेन द डिफरेंट इनपुट्स आर गिवन, यानी कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू विजुअल सिग्नल। इसका शुरू में इसका नाम था ऑस्किलोग्राफ, और इसको ऑब्जर्व सिग्नल, इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, 1/f होता है, उसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब है। ये इसका CRO का एक फिगर हम दिखा रहे हैं। इसमें अलग अलग चैनल होता है, फिर ये फाइन करने वाला, टाइम बेस मिलाने वाला, सारा ये इनपुट देने के लिए होता है, ये सब होता है। नेक्स्ट है ये ब्लॉक डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक डायग्राम CRO का। CRO का ये ब्लॉक डायग्राम है। एक इलेक्ट्रॉन गन है, फिर यहाँ पे भी कुछ होता है, और ये दो प्लेट है, एक वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और ये हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और ये वर्टिकल से दो चीज़, वर्टिकल और डिले लाइन, और हॉरिजेंटल से तीन चीज़, ट्रिगर, टाइम बेस, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर, ये जुड़ा होता है। और ये इसका स्क्रीन हुआ। ये स्क्रीन कैसा होता है? फॉस्फर स्क्रीन होता है। ठीक है, स्क्रीन कैसा है? फॉस्फर स्क्रीन। अब ये फॉस्फर स्क्रीन है, ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे, इस सब का क्या क्या यूज़ है। फॉस्फर स्क्रीन होने से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन बीम इस पर टकराता है और इससे हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, आगे हम लोग ये सब देखेंगे। अब जो मेन है कि CRO का जो मेन हर्ट होता है, जो ये CRO जो है, इसका मेन हर्ट क्या है? ये इतना CRT, ये इसका मेन हर्ट है। इतना, इसको कहते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, ये ट्यूब को कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। ये इसका हर्ट है, ये इसका हर्ट है CRO का। अब इस सिर्फ CRT ले रहा है। अभी हम लोग डिफ्लेक्टिंग प्लेट से कुछ नहीं लगाए हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल से कुछ नहीं लगाए हैं। ठीक है, ये CRT हो गया। अब इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन है, ये ग्रिड है, कंट्रोल ग्रिड, फिर एक्सीलरेटिंग, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, और ये पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड, यानी एनोड का एक्सीलरेटिंग और एक फोकसिंग एनोड। इतना सब मिला के हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। फिर वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, फिर उसके बाद ये स्क्रीन। यानी कि इसमें जो है तीन पार्ट हम लोग यहाँ पे आ रहा है CRO का। कौन कौन तीन पार्ट आ रहा है? एक हो गया इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा आ रहा है डिफ्लेक्टिंग प्लेट, और तीसरा क्या आ रहा है? ये स्क्रीन, यानी कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये तीन चीज़ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गन, प्लेट और ये स्क्रीन। इसका मेनली तीन पार्ट है। अब ये एक एक पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट का क्या क्या यूज़ है। तो देखिए, सबसे पहले इसका में क्या था? एक हीटर है, यहाँ पे एक हीटर है, ये हीट करता है।
चलिए, तो ये यहाँ पे जब सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर ये जो है काम करता है। तो ये काम करता है थर्मो आयोनिक एमिशन पे काम करता है। थर्मो आयोनिक इमिशन, ठीक है, थर्मो आयोनिक इमिशन पे काम करता है। ये हो गया प्रिंसिपल थर्मो आयोनिक इमिशन, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ CRT। क्या है प्रिंसिपल? थर्मो आयोनिक इमिशन पे ये काम करता है। थर्मो आयोनिक इमिशन क्या हुआ कि ये कैथोड है, इस पे आप हीट दिए, ये हीट दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी ये ग्रेटर देन हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। एक आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? जो एनर्जी बाहर निकालने में लगता है। तो अगर ये थर्मल एनर्जी जो आप दे रहे हैं वो अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो यही कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ CRT क्या है? थर्मो आयोनिक इमिशन। ये सब छोटे छोटे बातें हैं, लिख दीजिएगा, छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ये हीटर के बाद क्या है? कैथोड है। तो कैथोड में हम लोग क्या किए? हीटर से हीट किए तो इलेक्ट्रॉन निकला। तो यानी कि हीटर ये हीटिंग करने के लिए, कैथोड से क्या है? सफिशिएंटली हीटेड अगर हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब आ गया ग्रिड जो है, कंट्रोल ग्रिड, ये क्या है? निगेटिव पोटेंशियल पे इसको रखते हैं और ये किस में हेल्प करता है? कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये इस कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन इतना होगा कि और कम होगा, तो इसको किससे कंट्रोल करेंगे? ये पोटेंशियल से। यानी कि कहीं ना कहीं ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। ब्राइटनेस को अगर पोटेंशियल आप बढ़ाइएगा, ब्राइटनेस घटेगा, पोटेंशियल घटाइएगा क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है, ब्राइटनेस बढ़ेगा। यानी पोटेंशियल से ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ग्रिड से। ठीक है। द एंटायर स्ट्रक्चर इज मेड फ्रॉम निकल। ये जो ग्रिड है, कंट्रोल ग्रिड, इसमें हम क्या क्या बात बताएं? ग्रिड में पहला बात निगेटिव पोटेंशियल से बना होता है, ये कंट्रोल करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और ये बना होता है निकल से। ये तीन बात ग्रिड में याद रखना है, बस एग्जाम में लिख देना है। अब आता है प्री एक्सीलरेटिंग एनोड और पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड। तो प्री एक्सीलरेटिंग एनोड क्या करता है? इसको प्रोवाइड्स एक्सीलरेशन, जिसका नाम ही है एक्सीलरेटिंग एनोड। यानी कि जो यहाँ से हीट किए, हीट करके कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकाल के ग्रिड से उसको इंटेंसिटी को कंट्रोल किया। अब इंटेंसिटी के करने के बाद अब उसको वेलोसिटी को आप ये कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं, यानी इसको वेलोसिटी को आप कंट्रोल कर रहे हैं। एक्सेलरेटिंग एनोड, आप उसको वेलोसिटी उसका कैसा होगा, उसमें जो ये सब क्या करेगा, ये सब जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी देगा। अब वो पोटेंशियल एनर्जी को ये प्री एक्सीलरेटिंग एनोड कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। तो ये क्या करता है? उसके कंट्रोल करता है, उसके स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि ये क्या करता है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। और ये क्या कंट्रोल करता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, फोकस्ड करता है एकदम। कैसा उसका फोकसिंग है? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बीम को उसको हेल्प अलाइन। फिर हो गया, फिर उसके बाद एक्सीलरेटिंग है। ये अगेन एक और लगाते हैं, प्री एक्सीलरेटिंग और पोस्ट एक्सीलरेटिंग। इसको पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड भी कहते हैं। यानी कि पहले लगा दिए प्री एक्सीलरेटिंग, फिर ये फोकसिंग और फिर से पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड, तीन लगता है। ये सब सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है, ये सब सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके। ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन घुसता है और निकलता है। अब इसमें कह रहा है कि ये 1500 वोल्ट पे ये एक्सीलरेटिंग एनोड को रखते हैं, तो फोकसिंग एनोड को रखते हैं 500 पे, इसको रखते हैं 500 वोल्ट पे, और इसको कितना पे रखते हैं? 1500, और इसको भी रखते हैं 1500, इसको भी रखते हैं 1500 पे। ठीक है। 1500 वोल्ट ये एनोड है, यानी कि ये पॉजिटिव इस पे रखते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं। ये सब मिलके क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन गन बनाता है। ये इतना पार्ट जो है ये सब मिला के बनाया इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है। अब एक बात है फोकसिंग में,
कि फोकसिंग में दो तरीके का फोकसिंग होता है कि अगर वो CRO का है, कैथोड रे ट्यूब जो है वो CRO का है, तो फोकसिंग एनोड जो है वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, और अगर टीवी का है यानी कि CRT ऑफ CRO है तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, और CRT ऑफ टीवी है तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग। और अगर CRT ऑफ कंप्यूटर है, इसमें दोनों होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। ये इसका डिटेल्स चाहिए तो किताब में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग, और कंप्यूटर वाला में कंप्यूटर का जो CRT होता है उसमें दोनों होता है। ठीक है, तो ये सब मिलके बनाया इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि मेरा ये पार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन गन, इतना हो गया। अब मेरा 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट है। एक कौन कौन है? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, बाद में पहले क्या है? वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। ये अब इसके बारे में हम लोग को जानना है कि ये प्लेट क्या है। ठीक है, चलिए, ये हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। ये प्लेट क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करता है। और इसके बाद किस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, ये प्लेट ही दिखाता है। जैसे कि ये CRT है, और जैसे ही CRO में आएंगे तो प्लेट को हम लोग कंट्रोल करते हैं अलग 2-3 सर्किटरी जैसे कि लगा के। ठीक है, आगे देखेंगे। अब वर्टिकल, इसमें एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये हम लोग जानते हैं। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। ये क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से प्लेट में भी होता है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो होता है, यानी कि वाई, इसको आप वाई प्लेट भी कह सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकल है, वाई प्लेट। अब इसका जो माउंटिंग होता है इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं, यानी कि माउंटेड हॉरिजॉन्टली। क्यों? देखते हैं। अगर हम इसको माउंटेड हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, 2 प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है, इसलिए इसको कहते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो ये प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल प्लेन, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन हो गया, एकदम स्ट्रेट है, तो इसको कहते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। अब ये इसमें हॉरिजॉन्टल या एक्स प्लेट भी इसको कहेंगे, एक्स प्लेट। ठीक है, अब इसमें हमको पता है इसमें मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो इसके लिए प्लेट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, यानी कि ये प्लेट को माउंट करेंगे, माउंटेड वर्टिकली। ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इसको वर्टिकल माउंट करेंगे तब ना इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगा? मेरा हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसका नाम पड़ा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। ठीक है,
ये एक्स प्लेट, और ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में मेरा माउंट किया हुआ है हॉरिजेंटल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा वर्टिकल, इसलिए इसको नाम पड़ा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। ये कंफ्यूज मत होइएगा उसका माउंटिंग कैसा है, ठीक है। तो ये प्लेट भी हो गया, देखिए यहाँ पे ये ऐसे माउंट है तो ये वर्टिकल, और ये ऐसे करके माउंट है तो ये हॉरिजेंटल। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है इसका, फोकसिंग स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू द फाइनल स्टेज द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द फ्लोरेसेंट स्क्रीन टू गिव ग्लो। तो यानी कि यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे वो इलेक्ट्रॉन जो है टकराएगा। वो स्क्रीन कैसा है, वो स्क्रीन कैसा है मेरा, फॉस्फोरस से बना स्क्रीन है, और वो स्क्रीन पे जो इलेक्ट्रॉन है इट एक्ट एज ए पेंसिल। जैसे कि अभी ये पेंसिल है ना, इससे हम जैसे जैसे लिख रहे हैं ये लिखा रहा है, उसी तरीके से ये जो स्क्रीन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया तो यहाँ पे ग्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया तो यहाँ पे ग्लो करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रिक पेंसिल ऑफ लाइट, ये एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एज ए इलेक्ट्रिक पेंसिल ऑफ लाइट, ठीक है, और उसी से वो ग्लो करता है, ठीक है। जहाँ जहाँ वो स्ट्राइक करेगा वहीं वहीं वो ग्लो करेगा। अब एक और बात इसमें है, बताते हैं क्या। ये हो गया स्क्रीन, ये हो गया स्क्रीन, ये इसका फॉस्फोरस कोटिंग होता है, ठीक है। ये स्क्रीन को हम लोग फॉस्फोरस से कोटिंग करते हैं, फॉस्फोर कोटिंग। और एक और कोटिंग होता है, ये जो है पार्ट यहाँ पे एक्वाडक्ट, एक्वाडॉग, इस पे हम लोग एक एक्वाडक्ट कोटिंग करते हैं। ये एक्वाडक्ट कोटिंग क्यों होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, इस पर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके इसको ग्लो कर दिया। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन टकरा के वापस यहाँ कहीं रह गया, कुछ देर बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को कहेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अपना प्राइमरी काम कर चुका है, स्क्रीन को ग्लो करा चुका है। जो स्क्रीन है इसको ग्लो करा के टकरा के कहीं यहाँ आ गया, तो ये जो आ गया अब बाद में क्या करेगा कि ये क्लस्टर बना लेगा यहाँ पे बहुत सारा। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ये डेविएट कर देगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरा अनडिज़ायरेबल इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है यहाँ से उसको ये रिपेल कर देगा, तो इसीलिए ये मेरा कैसा हो गया, अनडिज़ायरेबल हो गया। अब ये हमको नहीं चाहिए, ये अनडिज़ायरेबल है सेकेंडरी वाला, तो इसको हमको हटाना है, तो इसीलिए इसको एक्वाडक्ट कोटिंग करते हैं। तो एक्वाडक्ट कोटिंग क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब किसको करता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ये स्क्रीन को एक्वाडक्ट कोटिंग करते हैं। और इधर जो करते हैं फॉस्फोरस कोटिंग करते हैं, ये फॉस्फोरस कोटिंग और ये एक्वाडक्ट कोटिंग। पुराना वाला आप टीवी देखे होंगे तो उसमें ये CRT जो है पूरा दिखता है, पीछे में एक गन होता है और वो ऐसे स्क्रीन होता है और एकदम ऐसे करके स्क्रीन होता है, ठीक है, तो ये आपको दिखता है। चलिए ये हो गया। CRT जो है टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा हम लोग देखते भी हैं। अब CRT में ये CRT हो गया। अब CRT में ये जो दो है प्लेट, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, ये दो प्लेट में चेंज करेंगे। जैसे वर्टिकल में इनपुट सिग्नल, वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, उसी तरीके से हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटल एम्पलीफायर, टाइम बेस और ट्रिगर। और ट्रिगर कहाँ से, यहाँ से ये अगर लाते हैं तो हमारा ये हो जाता है CRO, जिसको हम लोग की कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये CRO हो जाता है। ये क्या था, CRT था, ये ट्यूब था, अब हम लोग CRO देखेंगे, ठीक है। अब CRO का जो हर्ट है वो क्या है, कैथोड रे ट्यूब,
इसमें हम लोग स्क्रीन पे आता है। अब आता है वर्टिकल एम्पलीफायर। वर्टिकल एम्पलीफायर इसका काम क्या है? वर्टिकल एम्पलीफायर का ये वर्टिकल एम्पलीफायर ये इसका ऐसे कि नाम है, इसका नाम क्या है? वर्टिकल एम्पलीफायर, यानी कि ये एम्पलीफिकेशन करेगा। वर्टिकल एम्पलीफायर है, चूँकि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से जुड़ा है इसलिए ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से जुड़ा है, तो इसलिए इस एम्पलीफायर को क्या कहेंगे? वर्टिकल एम्पलीफायर। अब वर्टिकल एम्पलीफायर जो है वो क्या करेगा? एम्पलीफिकेशन करेगा। तो एम्पलीफिकेशन किसका करेगा? जो स्ट्रॉन्ग नहीं है सिग्नल, जो वीक सिग्नल है, तो उसको ये क्या करेगा? एम्पलीफाई कर देगा। यानी कि द सिग्नल आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस मेजरेबल डिफ्लेक्शन ऑन CRT स्क्रीन। जो इस CRT स्क्रीन पे एक बढ़िया से डिफ्लेक्शन करने में जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उतना, उसको ये क्या करेगा? इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसको एम्पलीफिकेशन करेगा। ठीक है, ये वर्टिकल एम्पलीफायर। और जो इसका जो है ये जो रिस्पॉन्स मस्ट, और इसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? एम्पलीफिकेशन सिर्फ छोटा सा रेंज के लिए नहीं, एक बड़ा रेंज के लिए करेगा। यानी कि इसका जो रिस्पॉन्स है एक वाइड इनफ होना चाहिए, और जो इससे पास करेगा वो फेथफुल होना चाहिए। ये पूरे को पूरे बैंड पे ये जो छोटा सा स्मॉल सिग्नल जो है, वीक सिग्नल, उसको जो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ये पूरे बैंड पे फेथफुल बनाए। ये नहीं कि यहाँ पे अच्छा बनाएगा और यहाँ पे अच्छा नहीं बनाएगा, यहाँ पे तो बिल्कुल ख़राब बनाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हर एक पूरे बैंड पे, इंटायर बैंड पे ये फेथफुल सिग्नल बनाएगा। एम्पलीफायर ये एम्पलीफिकेशन करेगा। कौन? वर्टिकल एम्पलीफायर। यानी कि एम्पलीफायर रिस्पॉन्स मस्ट बी वाइड इनफ टू पास फेथफुली द इंटायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया वीक सिग्नल आएगा। तो वीक सिग्नल आएगा तो क्या है हम देख लिए। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ गया, तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा तो ये एम्पलीफायर क्या करेगा? एटेन्यूएट कर देगा। यानी कि जो मेरा रेंज है उस रेंज में ले आएगा। वीक है तो उसको बढ़ा देगा, स्ट्रॉन्ग है तो उसको एटेन्यूएट कर देगा, और पूरा का पूरा जो मेरा इसका जो बैंड है उसमें ये फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल देगा। ये स्क्रीन पे जो आएगा वो फेथफुल होना चाहिए। ये इतना काम है वर्टिकल एम्पलीफायर का। सिंपल काम है। वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा, स्ट्रॉन्ग है उसको एटेन्यूएट कर देगा, ताकि हम लोग दे सकें। बस ये इतना दो छोटा सा काम है। वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो इसको एटेन्यूएट कर देगा। ये वर्टिकल एम्पलीफायर का काम है। अब इसके बाद दूसरा जो है ये है डिले लाइन। तो डिले लाइन क्या करेगा? अब जो सिग्नल आया, अब इसी डिले लाइन से ट्रिगर सर्किट कनेक्टेड है। देख लीजिए, इसी ये जस्ट इसको कहिए सिंक्रोनाइजिंग स्विच है। सिंक्रोनाइज करेगा जो मेरा सिग्नल आया और जो प्लेट पे दे रहे हैं, ये दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन लाता है, और वही सिंक्रोनाइजेशन से मेरा हॉरिजॉन्टल भी कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये देखिए वर्टिकल एम्पलीफायर, इट एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल फॉर डिस्प्ले, एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल। अब ये अगर स्ट्रांग होगा तो इसको एटेन्यूएट करेगा, वीक होगा तो उसको स्ट्रांग बनाएगा। डिले लाइन, इट प्रोवाइड सर्टेन सिग्नल डिले डेट अप्लाइड ऑन CRT। अब यानी ये डिले लाइन क्या करेगा? वो जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे जो वर्टिकल एम्पलीफायर से जो इनपुट आ रहा है उसको ये सिंक्रोनाइज करेगा। उसी तरीके से ट्रिगर सर्किट इसी लाइन से ये कनेक्ट होता है। तो इट प्रोवाइड्स ट्रिगरिंग सिग्नल टू सिंक्रोनाइज बोथ। यानी कि ये ट्रिगर डिले लाइन सिर्फ सिंक्रोनाइज कर रहा है किसको? वर्टिकल एम्पलीफायर और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को, और ये सिंक्रोनाइज कर रहा है बोथ वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को, दोनों को सिंक्रोनाइज करेगा। उसके बाद था टाइम बेस्ड जनरेटर। यहाँ पे देखिए ये था, ये ट्रिगर सर्किट सिंक्रोनाइज करेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को, और ये है टाइम बेस्ड जनरेटर। ये आपका टाइम बेस्ड जनरेटर एक नॉब भी रहता है। ठीक है, ये टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करेगा? ये सिग्नल सॉटूथ सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सॉटूथ सिग्नल टाइम बेस्ड जनरेटर क्या किया? सॉटूथ जो ऐसे होता है ना, सॉटूथ, ये हो गया सॉटूथ सिग्नल, इसको ये जनरेट करता है। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करेगा? इट एम्पलीफाइज द सॉटूथ, ये उसको एम्पलीफाइज करेगा। जो ये है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जो है, जो सॉटूथ बनाए उसको वो एम्पलीफाई करेगा। पावर सप्लाई जो होता है इसमें दो तरीके का पावर देते हैं, नेगेटिव हाई एंड पॉजिटिव लो। नेगेटिव हाई और पॉजिटिव लो ये CRT और अदर सर्किटरी को देते हैं।
ये देखिए, दो तरीके का पावर सप्लाई है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। तो निगेटिव हाई है और पॉजिटिव लो है। तो ये निगेटिव हाई कहाँ पे जाएगा, CRT पे जाएगा, और ये टू अदर सर्किट पॉजिटिव लो जो है, अलग अलग सर्किट है ना, एम्पलीफायर है, डिले लाइन है, टाइम बेस्ड जनरेटर है, ये सबको क्या जाएगा, लो वोल्टेज जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया मेरा CRO, ये मेरा CRO कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या देखते हैं इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन है। रेडियो स्टेशन में इसका यूज़ होगा, कैसा सिग्नल आ रहा है देखने में। ये मेज़र करता है वोल्टेज कितना है, मतलब एक इनपुट सिग्नल जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितना उसका फ्रीक्वेंसी है, किस फेज़ में आ रहा है, उसका क्या टाइम पीरियड है, क्या एडमिटेंस है, ये क्या पावर फैक्टर है, ये सब हम लोग CRO से मेज़र कर लेते हैं। अब चेक करेंगे AM/FM सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, तो CRO लगाएंगे। मतलब कि जहाँ भी सिग्नल आपको देखना है, सिग्नल पे वर्क करना है, आपका एक आउटपुट डिवाइस के तौर पे CRO को यूज़ करेंगे ही। चाहे वो माइक्रोवेव सर्किट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, कुछ भी आप कीजिएगा काम, तो एक CRO आपको लगा के रखना है, ताकि आपको दिखेगा कि कहाँ पे कितना क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सब तो आप लोग लिख दीजिएगा। मॉनिटर द सिग्नल, कंट्रोल भी करता है, और CRO से रेजोनेंस सर्किट, तो इससे हम लोग शेप और बैंडविड्थ भी देख सकते हैं। ये सब और है, छोटा छोटा है, रडार में है। इतना पॉइंट है कि आप लोग नर्वस और हार्ट बीट देखने के लिए भी जो आजकल जो आ रहा है वो भी CRO ही है। ऑसिलोस्कोप जहाँ पे लोग देख सकते हैं, हर तरह का ऑसिलोस्कोप आजकल DSO आ गया है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। CRO अब धीरे धीरे पुराना हो गया है, तो कहीं भी है वो यूज होगा ही होगा। तो इसमें से ऐसे तो 11 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोग 4-5 पॉइंट एग्जाम में लिख दीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रहेगा, जैसे कि हार्ट बीट देखने के लिए, नर्वस देखने के लिए, उसका वेवफॉर्म देखने के लिए, कंपेयर फेज एंड फ्रीक्वेंसी, रेडियो स्टेशन पे, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज। एडवांटेज छोटा छोटा लिखा हुआ है, कॉस्ट एंड टाइमलाइन, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, टाइम इफिशिएंसी, हैसल फ्री, एश्योरेंस ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ वेव फॉर्म, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये जो है एडवांटेज, आप लोग आराम से ये सब कुछ आराम से लिख दीजिएगा। डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव होता है। अगर आपको वोल्टेज ही नापना है तो एक मल्टीमीटर ले जाकर नाप सकते हैं, उसके लिए CRO क्यों लगाएं। मल्टीमीटर कहाँ पर 250 का आता है, CRO आपका मिनिमम भी है तो 50,000 30,000 से ऊपर का आएगा। तो कहाँ 250 में काम हो गया, कहाँ 30,000 में काम हो रहा है। तो ये सब थोड़ा सा इसका ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। CRO का एक्यूरेसी है प्लस वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के लिए काम होता है, फ्रीक्वेंसी नाप देगा, हर चीज़ नाप देगा। अगर ये ख़राब हो गया तो ये रिपेयर होने में बहुत दिक्कत है। और इसको कंप्लीट आइसोलेशन, और इसमें पावर भी ज़्यादा है, और टर्मिनल भी कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा होता है। हर टर्मिनल पे ये CRO वही चला सकता है जो कि थोड़ा एक्सपर्टाइज हो जाए। हर कोई CRO जाके ऑन करके नहीं चेक कर सकता है, उससे सिग्नल ही नहीं आएगा। ये थोड़ा सा बातें हैं, डिसएडवांटेज में जाता है। यूजेस ऑफ CRO, तो ये सब, हाँ ये सब जो है, इससे वेवफॉर्म, फ्रीक्वेंसी, फेज मेज़र करते हैं, इसका वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड मेज़र करते हैं, ये इसका यूज़ हुआ। जैसे कि देखिए एग्जांपल, अब जैसे कि ये है, इसमें हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं, तो ये पिक टू पिक वोल्टेज जो है, ये पिक से लेके इस पिक का वोल्टेज जो है, ये CRO से हम लोग मेज़र कर लेंगे। इसका एक टाइम पीरियड हम लोग CRO से मेज़र कर लेंगे। तो ये जो है वेवफॉर्म को ये डिस्प्ले करके हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग वेवफॉर्म है, इसका अलग अलग चैनल है, अपना अपना उसको सेट करना है। बोल ना कि इसको चलाने के लिए थोड़ा एक्सपर्टाइज होना चाहिए, हर कोई जाके नहीं चला देगा। डिस्प्ले करने के लिए टाइम बेस को अलग से आप लोग सुटेबल कर लिया, वो कैसा सिग्नल होगा। मेजरिंग डायरेक्ट करंट, अब है वोल्टेज भी नाप सकते हैं। ये जो है इसको नॉब को करके, इसको DC पे रख के, ये पोजीशन को ऊपर नीचे करके आप लोग मेज़र कर सकते हैं, CRO चलाने समय देख सकते हैं। अब है ये जो मेज़रमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रीक्वेंसी मेज़र करने क्या, तो फ्रीक्वेंसी मीटर, नहीं तो CRO से हम लोग मेज़र करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं है तो CRO अगर है तो इससे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं। अब जैसे देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसमें जो है ये पिक टू पिक हमको पता है, पिक टू पिक कितना है, प्लस ये पता है टाइम पीरियड। अब ये कितना आ गया, 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये हर एक ग्रिड जो है, हर एक ग्रिड अगर 1 सेंटीमीटर का है तो ये कितना हो गया, 2.8 सेंटीमीटर का मेरा ये आ गया।
और ये पिक टू पिक 1 2 3 4 5 6 6.4 का मेरा ये आ गया। ये स्क्वायर जो है रेड वाला ये 1:1 का है, तो ये 6.4 सेंटीमीटर मेरा आ गया पिक टू पिक। अब ये जो है, अब जो है वोल्टेज गेन हम लोग जो CRO में सेट किए हुए हैं वो क्या सेट किए हुए हैं, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर मेरा आया पिक टू पिक वोल्टेज, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना पिक टू पिक मेरा वोल्टेज, यानी ये उसका एम्पलीट्यूड आ गया वोल्टेज का। ये उसका ये पिक टू पिक एक्चुअल नाप दिया कितना है, ठीक है। हम लोग इसको कंप्रेस किए थे और इसके उसी तरीके से टाइम बेस्ड जनरेटर अगर 5 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.8 में, तो ये आ गया 1.4 मिलीसेकंड, यानी कि 2.8 इंटू 5 मिलीसेकंड यूज़ किया। ये हम लोग CRO में चूज किए हुए हैं। CRO में 2 नॉब है, वोल्टेज गेन का नॉब और टाइम बेस्ड कंट्रोल का नॉब। ये नॉब को हम लोग इस पर रखे हुए हैं, CRO में उस नॉब पर रखे हुए हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ गया 1.4। उसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 6.4 इंटू 2, ये कितना आ गया 12.8, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब इसी को टाइम पीरियड को उल्टा कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो ये अब हाँ, इससे फेज भी निकाल सकते हैं, फेज शिफ्ट और 1 टाइम पीरियड इंटू 360। जैसे देखिए ये फेज शिफ्ट, इस दोनों के बीच में फेज शिफ्ट, तो कितना फेज शिफ्ट किया सेंटीमीटर में, और दोनों का टाइम पीरियड देख लेंगे 1 टाइम पीरियड और उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे फेज आ जाएगा। देखिए यही सब नॉब है, ये टाइम बेस और ये सब का नॉब है। 2 तरीके का CRO होता है, एक डुअल ट्रेस होता है, डुअल ट्रेस, और एक होता है, यानी कि डुअल ट्रेस में है कि 2 तरह से हम लोग इसको इनपुट देते हैं, X और Y दोनों पे इनपुट देते हैं, और एक होता है डुअल बीम। डुअल बीम में 2 इलेक्ट्रॉन बीम होता है। जो इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग ऐसे देखे ना, जो निकल रहा था, जिसको कि हम लोग यहाँ पे कंट्रोल किए थे, फिर प्री एक्सीलरेटिंग एक्सीलरोमीटर लगाए थे, फिर फोकसिंग लगाए थे, फिर पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड लगाए थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है 2 ठो हो जाए तो इसको कहते हैं डुअल बीम। देखिए 2 ठो इसमें आ रहा है। अब आता है एक और है इम्पॉर्टेंट चीज़, लिसाग्रस फिगर। ये लिसाग्रस फिगर जैसे डुअल चैनल पे आएगा, आपने X पे भी दिया है, Y पे भी इनपुट दिया है, दोनों पे इनपुट दिए हैं आप। अगर दोनों पे इनपुट दीजिएगा तो दोनों पे जब इनपुट दीजिएगा तब जो है जो फिगर बनेगा उसको कहते हैं लिसाग्रस फिगर। हॉरिजॉन्टल दोनों पे आ जाएगा। अब इसको यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस, इसको यूज़ करते हैं। कैसे देखते हैं। अगर देखिए आपका 2 X पे और Y पे 2 सिग्नल दिया और दोनों का अगर फेज डिफरेंस 0 या 360 है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि ये मान लीजिए ये हो गया VM साइन थीटा और ये भी हो गया VM साइन थीटा। ये दोनों क्या हो गया, सेम फेज हो गया। तो अगर ये +5 जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो x = y हो गया। तो x = y का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। उसी तरीके से 90 या 270 रहा, यानी कि x बराबर VM साइन थीटा और y बराबर VM कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, VM साइन थीटा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + y² = 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये VM आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा। ये सर्कल का इक्वेशन है, यानी 90 डिग्री या 270 रखेंगे तो सर्कल आ जाएगा। उसी तरीके से 30 या 60 रखेंगे तो इलिप्स आएगा, लेकिन इस क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का इलिप्स आएगा। कब, जबकि आप 90 डिग्री के उधर रखिएगा, फिर 120 और इधर रखिएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का इलिप्स आएगा। 90 और 0 के बीच में इलिप्स आएगा, 90 पे सर्किल आएगा, 90 से 180 डिग्री के बीच में इलिप्स आएगा। इलिप्स में सिर्फ चेंज यही होगा कि ये इधर आएगा। अब 180 होगा तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन निगेटिव होगा, सॉरी इधर वाला होगा। पहले स्ट्रेट लाइन ऐसा था, अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है। यही है मेजरमेंट ऑफ फेज। अगर आपका फिगर इस तरह से आ रहा है तो हम लोग उसका दोनों के बीच में क्या फेज है हम लोग मेज़र कर सकते हैं। लास्ट चीज़ है मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी में 2 बातें हैं कि आपका वो जो है
लिसाग्रस पैटर्न जो है वो ओपन है कि क्लोज है। अब जैसे ये सारा क्लोज है, मान लेते हैं इसमें ओपन भी हो सकता था, ओपन भी हो सकता था, ऐसा फिगर आ गया, ये ओपन फिगर हो गया, ये ओपन फिगर हो गया। तो ओपन या क्लोज ये दोनों में एक ही लगा सकते, एक ही रूल याद रखना है। fx जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, f बाई fx निकालना है। ये जो निकलेगा ये मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स इन द हॉरिजेंटल प्लेन, टेंजेंट इन हॉरिजेंटल प्लेन, और ये मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट या इंटरसेक्शन इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, एफ बाई एफ एक्स लेना है। अब जैसे देखिए इसमें हम टेंजेंट मेथड से निकालते हैं, तो हॉरिजेंटल टेंजेंट एक ही बनेगा, वर्टिकल टेंजेंट एक ही बनेगा, यानी कि एफ बाई एफ एक्स मेरा 1/1 हो गया। इस चीज़ को हम चाहते हैं तो कट से ही बना सकते हैं, इंटरसेक्शन से भी। तो इंटरसेक्ट करते तो हॉरिजेंटल दो जगह इंटरसेक्ट किया, 1 2, और यही से ही यहाँ पे हॉरिजेंटल ये वर्टिकल करते तो 1 2। तो एफ बाई के लिए क्या लिखते हैं, एफ बाई के लिए हम लोग हॉरिजेंटल लेते हैं लाइन, हॉरिजेंटल प्लेन, तो दो जगह कट किया और हॉरिजेंटल भी दो जगह कट किया, तो ये एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया। दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये इंटरसेक्ट मेथड से बनाते हैं, एक ये इंटरसेक्ट किया 1 2 3 4, और इधर से लाएंगे 1 2, तो एफ बाई मतलब क्या, हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल 1 2 3 4, और ये वर्टिकल एफ एक्स किसके लेंगे, वर्टिकल 1 2, तो ये कितना आ गया 2 है, यानी एफ वाई इक्वल टू 2 FX आ गया। उसी तरीके से इसको भी देखते हैं। अब मान लीजिए इसको टेंजेंट मेथड से बनाते हैं, तो टेंजेंट लेंगे तो 3 टेंजेंट आया, 1 2 3, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट आया, यानी कि एफ वाई जो है वो किससे लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, तो हॉरिजेंटल में 3 टेंजेंट आया और एफ एक्स में सिर्फ एक आया, यानी कि एफ वाई इक्वल टू 3 FX हो गया। उसी तरीके से ये बनाइएगा, इसको ऐसे दो जगह कट हुआ, ऐसे कीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा इधर लाइए लाइन, 1 2 3 4 जगह कट हुआ। तो ऐसे कर करके हम लोग इसका निकालते हैं FX और मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, X और Y में क्या फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं। तो ये आपका CRO फिनिश हो गया। ये आपका फॉर्मूला लिख देते हैं आपका, अभी जो बोल रहे थे, एफ वाई बाई एफ एक्स, ये हम क्या बोल रहे थे कि मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट अगर क्लोज फिगर है या इंटरसेक्शन अगर ओपन फिगर है, लेकिन दोनों में लगा सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट या इंटरसेक्शन इन हॉरिजेंटल प्लेन, इन हॉरिजेंटल प्लेन, याद रखिएगा। अभी y लिख रहे हैं, y में हॉरिजेंटल ले रहे हैं, y मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट या इंटरसेक्शन इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, जैसे कि ये है। अब इसमें अगर टेंजेंट लेंगे तो हॉरिजेंटल टेंजेंट सिर्फ एक हुआ, वर्टिकल टेंजेंट सिर्फ एक हुआ, तो एफ वाई बाई एफ एक्स क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल टेंजेंट एक, ये एक, यानी कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। उसी तरीके से दो फिगर ऐसा रहता, तो ये तो एक टेंजेंट बनता, लेकिन यहाँ से क्या होता है, दो टेंजेंट बनता, तो यानी कि एफ वाई मेरा क्या होता है, हॉरिजेंटल दो टेंजेंट, और एफ एक्स मेरा एक टेंजेंट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते थे, एफ वाई इज इक्वल टू 2 FX, इस फिगर के लिए। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग जो है ये भी लिख सकते हैं। अब हम कहिएगा कि नहीं सर हम इंटरसेक्शन मेथड से बनाएंगे, सॉरी ये एकदम सट के रहता, तो इंटरसेक्शन मेथड लगा देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ कट करेंगे 1 2,
तो एफ वाई मेरा कितना आ गया 4 हॉरिजेंटल, वर्टिकल कितना जगह कट किया मेरा 2 जगह। तो यहाँ से क्या लिख देंगे एफ वाई इज इक्वल टू 2x। सेम है, यही आया। टेंजेंट मेथड निकालिए या इंटरसेक्शन मेथड निकालिए, ये आपका लिसाग्रस फिगर दे देगा। ठीक है, इतना ही है CRO। हमको लगता है ये 1 बार 2 बार वीडियो, मात्र 2 बार अगर वीडियो देख लीजिएगा, आपको फिर कुछ पढ़ने, कोई किताब पढ़ने, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जाइए, लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को ही बंद करते हैं। थैंक यू।